बांकीपुर की सीट बीजेपी हार गई है और पीके जीत गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जब राज्यसभा गए ये सीट खाली हुई थी और यहाँ उपचुनाव हुआ। प्रशांत किशोर यहाँ से लड़े और किसी चुनाव में खुद पहली बार उतरे। इस पॉडकास्ट में हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी। स्वागत है आज की इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहला सवाल ये है कि बांकीपुर में बीजेपी का हारना बड़ी खबर है या प्रशांत किशोर का जीतना? देखिए, ये एक ऐसा चुनाव था जो बिहार की राजनीति पर बहुत दूर का असर डालने वाला था। उसकी वजह ये थी कि प्रशांत किशोर एक धूमकेतु की तरह अवतरित हुए थे, एक डिफरेंट तरह की पॉलिटिक्स कर रहे थे। उन्होंने पेड वर्कर्स की एक फौज खड़ी कर दी थी। वो जो बातें कर रहे थे पिछले चुनाव में, उससे पहले वो पूरा 5 साल उन्होंने बिहार में लगाया था, पदयात्राएं की थी, रूबरू हुए थे लोगों से। वो बातें बहुत प्रैक्टिकल कर रहे थे। वो ये कहते थे, यादव जी लोग जरा ये सोचें कि लालू प्रसाद यादव अपने हाई स्कूल फेल लड़के को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, हर पिता को ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन आपका लड़का बीटेक है, आपका लड़का एमटेक है, आपका लड़का एमएससी है, वो क्या कर रहा है? तो आखिर आप अपने लिए भी तो कुछ सोचेंगे कि सिर्फ यादव होने पर ही वोट करेंगे। इसी तरह वो अक़लियत यानी मुसलमानों के बीच में बोलते थे, अपर कास्ट के बीच में बोलते थे। उनकी सारी बातचीत पे सोशियो इकोनॉमिक मुद्दे बहुत अच्छी तरह से आते थे। उसमें एक उनको फ़ायदा हुआ कि उनकी बात लोगों ने सुनी, लोगों के दिल तक उतरी। नुकसान दो हो गए। एक तो उन्होंने उम्मीदें जो जगाई, उनकी पार्टी उस लायक नहीं थी कि वो उस बोझ का वहन कर पाती, कार्यकर्ता नहीं थे उनके पास, तो उन्होंने बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन किया पिछली बार। दूसरा उनका ये था कि उनमें कभी कभी अति आक्रामकता आ जाती थी, जिसको लोग एरोगेंस कहने लगते थे, उनके विरोधी। इस बार उन्होंने दोनों से मुक्ति पाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं का वहाँ पे जमावड़ा किया बांकीपुर में। इस बार वो अति विनम्र थे, जो बिहारी कल्चर को बहुत सूट करता है। बातें उनकी वही थी, तार्किक, ठोस और अकाट्य। बीजेपी के लिए ये सदमा इसलिए है कि नितिन नवीन जी नए अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत काबिल आदमी हैं। पहले उनके पिता वहाँ से एमएलए हुआ करते थे, 2006 से निरंतर वो एमएलए रहे। तो 30 साल के करीब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर पिता और पुत्र बड़े लोकप्रियता के साथ चुनाव जीतते रहे, वो कोई गिमिक नहीं था। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से उस स्थिति में जाना ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना क्षेत्र था। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फेल हो गए, ये बहुत जल्दी मतलब निकाल लिए जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मोदी जी के बाद बिहार में कितने मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। मोदी जी तो लंबे समय तक राज करके आए थे वहाँ पर, गुजरात में। तो ये जरूरी नहीं होता कि बहुत सक्षम नेता के बाद दूसरा नेता भी उतना ही सक्षम बने, लेकिन उनके करीबी थे जो सज्जन हारे हैं चुनाव। और भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में आई है, पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री हुआ है। तो ऐसे में ये चुनाव हारना भावी दिशा संकेत जरूर देता है। एक चीज बताइए, जैसे बिहार की राजनीति में जातिगत एक रणनीति का बहुत अहम हिस्सा है, तो क्या इस सीट पे कैसे इन्होंने वो बाजी मारी, किस तरीके से लोगों को समझा लिया? बिहार गजब की जगह है। चलो अपना एक किस्सा बताता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैं दूसरे अखबार में काम करता था, पटना गया हुआ था। तो फ्रेजर रोड पर ऐसी शाम को टहल रहा था, अचानक एक सज्जन साथ चलने लगे। अब मैं बड़ा पशुपेश में, ये क्यों मेरे साथ चल रहे हैं? मैं थोड़ा धीमे हुआ, वो थोड़ा धीमे हो गए। आपको पहचानते थे वो? नहीं, अभी सुन लीजिए, बड़ा आदमी, ये सिर्फ बिहार में ही हो सकता है। फिर वो थोड़ा तेज हुआ, वो भी थोड़ा तेज हो गए। फिर मैंने उनकी ओर देखा, बड़ा स्वीटली मुस्कुराए। उन्होंने पहला सवाल पूछा, कहाँ तक चल रहे हैं? तो मैंने बताया, मैं ऐसे ही टहल रहा हूँ। उन्होंने कहा, हम वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ भी उन्हें मुड़ना था, जिस गली में। फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ घर पड़ता है आपका? तो मैंने बताया कि मैं बिहार का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ और वहाँ घर पड़ता है मेरा। उनका अगला सवाल था, कौन लोग हैं आप लोग?
यानी कि आपकी जाति क्या है। तो मैंने बताया कि मैं इस जाति से, उन्होंने कहा कि मैं यादव हूँ, और उसी समय उनकी गली आ गई, वो चले गए। इट हैपेंस ओनली एंड ओनली इन बिहार कि एक सारे अपरिचित हम आपसे रास्ता मिलता है चलते। और वो पूछता है आप कहाँ तक चल रहे हैं, आप कहाँ के हैं और आप कौन बिरादरी के हैं। तो वहाँ पर प्रशांत किशोर के सामने एक बड़ी चुनौती थी बिरादरी को तोड़ना, क्योंकि वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं और ब्राह्मणों का वहाँ की राजनीति से बहुत पहले दाना पानी जैसे उठ गया है। वो बिहार तो जमे हुए, लेकिन वो बिहारों ब्राह्मणों में भी वैषम्य है। तो वो जो बातें कर रहे थे वो कास्ट और क्रीड के ऊपर जाके करते थे, इसीलिए उनकी ये जीत एक वैकल्पिक राजनीति को बढ़ावा देने वाली जीत होगी, ये आप तय मान लीजिए। क्या ऐसा नहीं है, ये मैं एक सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सबके मन में ये सवाल होगा कि अभी हम देख रहे हैं कि ठीक है एक बार आपने बांकीपुर जीत लिया, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि पूरे बिहार में वो जातिगत राजनीति खत्म हो जाएगी, या अगर शुरुआत हुआ भी है तो इसमें दशकों लगेंगे वो हालात आने में? अरविंद केजरीवाल जब चुनाव लड़े, दिल्ली में उतरे, तो भोगल में एक सभा हुई, एक जगह पर सभा मतलब उनकी इनर कोर कमेटी की मीटिंग हुई। चूंकि उसी के एक सदस्य ने बताया, मैं नहीं जानता कि इसमें कुछ नमक मिर्च मिला है या नहीं, लेकिन उन्होंने जो बताया मेरे नज़दीकी हैं, तो मैं उनकी बात को जस का तस व्यूअर्स के लिए रख रहा हूँ, जो एक संकेत देगी। तो उसमें बड़े नामचीन लोग थे जो आज नहीं हैं उनके साथ, योगेंद्र यादव थे और कौन कौन नहीं थे। तो उसमें योगेंद्र जी ने बताया कि इतना चुनाव में इतने परसेंट वोट मिलेगा, ये होगा वो होगा। ये दूसरे आदमी ने बताया, मैं नहीं जानता कि योगेंद्र जी ने बताया क्या नहीं बताया। इसको सच मान लेते एक क्षण के लिए, क्योंकि हर किस्से के कुछ निहितार्थ होते हैं, तो उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बाद में आएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं, चुनाव तो जीतना है, इतना समय नहीं है कि हम एक चुनाव हारने के लिए लड़े, दूसरा चुनाव हराने के लिए लड़े और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़े। ये कांशीराम कहा करते थे। हिस्ट्री गवाह है कि पहले ही चुनाव में वो मुख्यमंत्री बने, भले ही कांग्रेस के सहयोग से बने, दूसरा चुनाव जीता, तीसरा चुनाव जीता, चौथा नहीं जीत सके, पर दिल्ली में एक बड़ी पार्टी है वो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और पंजाब में उनकी सरकार है। सेम प्रशांत किशोर के साथ था। प्रशांत किशोर ने अलग रणनीति बनाई, वो जमीन पर उतरे, बिहार के मुद्दे उठाए, उनको कन्विक्शन था कि वो जाति प्रथा को तोड़ सकेंगे। एक चीज अगर हम कैंडिडेट की बात करें कि जो कैंडिडेट को आरजेडी ने उतारा या जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने उतारा, जिससे पहले माना जाता था कि वो मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन क्या कैंडिडेट बदलना भी एक वजह रही कि आनन फानन में आपने कैंडिडेट बदल के नीरज कुमार को खड़ा कर दिया जिन्हें लोग जानते नहीं थे, तो क्या उसका फायदा भी मिला है प्रशांत किशोर को? हाँ, कुछ ऐसा जरूर हुआ, क्योंकि देखिए जिनको पहले टिकट दी गई उनके पिताजी का चारा घोटाले में नाम आया था, तो बीजेपी को लगा कि शायद वो उल्टा पड़ जाएगा। प्रशांत किशोर के खड़े होने की घोषणा से भी कुछ हड़कंप मचा, क्योंकि प्रशांत किशोर वोट बहुत भले ही नहीं ला पाए हों, लेकिन बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम जरूर हो गए हैं, सुपरिचित नाम जरूर हो गए हैं, लोग उन्हें सुनते हैं। तो इस उनकी जगह जिनको लाया गया, भाजपा के पुराने कैंडिडेट की जगह, वो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं, नितिन जी के साथ रहते आए हैं, लेकिन वो प्रशांत किशोर के पाए के यकीनन साबित नहीं हुए और प्रशांत किशोर जीत गए। अगर प्रशांत किशोर जीते यहाँ पे, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पहले चुनाव क्यों नहीं लड़ा, जब ये सब उम्मीद कर रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव में कि प्रशांत किशोर आएंगे, सामने आएंगे, लड़ेंगे, अभी उन्होंने क्या कैलकुलेशन किया? क्या उनको पहले से थोड़ा आइडिया था कि ये सीट वो जीत जाएंगे? क्योंकि पिछले 31 साल से तो बीजेपी का गढ़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि वो तो भारत ही है सर्वे के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सर्वे ऐसा कह रहा होगा कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे। प्रशांत किशोर के लिए ज़रूरी था विधानसभा में जाना। आपको याद है अटल जी ने 13 दिन की सरकार बनाई थी, तो पूछा था कि आपने आखिर 13 दिन की सरकार क्यों बनाई, आप इतने क्रेडिबल नेता हैं। तो उन्होंने कहा था, जवाब था उनका कि ऐसे तो लोग ये कभी मानते ही नहीं कि मैं प्रधानमंत्री की भी शपथ ले सकता हूँ। अगले प्रधानमंत्री फिर वही थे। तो प्रशांत किशोर को चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी था,
उनके राजनीतिक भविष्य के लिए और उनकी पार्टी के लिए। आगाज़ तो हो गया, अब अगले चुनावों में इसकी परीक्षा होगी। लेकिन मैं यहाँ कुछ बातें और कहना चाहूँगा। प्रशांत किशोर के चुनाव को हम अलग देखें या दतिया में हुए चुनाव और बिहार में हुए चुनाव को मिला दें। मैं यहाँ गुजरात को जानबूझ के अलग कर रहा हूँ। गुजरात में देखिए, गुजरात से मोदी जी खुद आते हैं, गुजरात से अमित शाह खुद आते हैं। गुजरात में पिछले चुनाव से पहले मैं ऐसे ही घूम रहा था तो एक सिंधी सज्जन थे, वहीं के रहने वाले थे, पीढ़ियों से रहते हैं। मैंने उनसे पूछा, वो बहुत बढ़िया जवाब दिया। और क्या 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 पूछ रहे, क्या होगा? अरे ये तो उनका घर है। मेरे किनका घर है? बोले आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप रिपोर्टर कैसे हैं? तो नहीं, ये उनको लगा कि अरे भाई ये भी कोई सवाल हुआ या कौन जीतेगा, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। ये उनका एक अंदाज था बात करने का। तो ये मोदी जी का घर है, वहाँ वो जीतना था उनको। दतिया के जो परिणाम हैं, कांग्रेस वहाँ सिर्फ इसलिए जीत सकी क्योंकि एक तो नरोत्तम मिश्रा वहाँ स्थापित नेता थे, उनको टिकट उनको हटाया गया और उनकी जगह तिवारी जी को लड़ाया गया। तिवारी जी बहुत अच्छे नेता हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन लगता है कि हाई कमानों की मर्जी के दिन लद रहे हैं कि हाई कमान किसी को भी बैठा दे वो आदमी चुनाव जीत जाएगा। ये दोनों जगह दिखाई पड़ा। दूसरी बात, एक चीज़ और दिखाई पड़ी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ और इस प्रोटेस्ट पे जो यंगस्टर्स थे उनका मूड बदल रहा हो। ये शोध का विषय है, लेकिन ये सवाल उठता जरूर है। तो इस चुनाव ने ये दो बातें सामने रखी हैं। एक जो चेंज, जैसे अभी तक ये माना जाता था कि बांकीपुर से किसी को भी खड़ा कर दिया, जैसे आपने कहा कि जो हाईकमान खड़ा करेगा वो चेहरे पे जीत जाएगा, पार्टी बीजेपी होनी चाहिए, तो वो चीज क्या यहाँ पे चूक गए? क्योंकि चेहरा तो खड़ा था, पिछले 31 साल से वो सीट जा रही थी बीजेपी के पास। देखिए, बड़े नवीन जी और छोटे नवीन जी, मैं ऐसे बोलूँगा क्योंकि मैं तो उनको भी जानता था, नितिन नवीन के पिताश्री को। ये लोग ये बड़े उजले छवि वाले लोग थे। तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा ये लोग चुनाव जीतते थे। भारतीय जनता पार्टी को गौण नहीं किया जाना चाहिए, पर ये जीतते थे। और इनके जाने के बाद एक रिएक्शन होना अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन मैंने जैसे अभी कहा कि हाई कमान हमेशा जो चाहेगा वो हो जाएगा, ये लोकतंत्र में बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और ये चेंज भी है, ये चेंज है। अब हम बात करते हैं सर, आरजेडी की जो कैंडिडेट थी, पहले ये था कि शायद कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वो एक सटल तरीके से सपोर्ट था कि ठीक है वो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करते, और आरजेडी ने बिना बात किए कांग्रेस से एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसकी हालत बहुत, मतलब जिनको बहुत बुरी हार मिली है। तो ये अगर हम प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो क्या इससे नुकसान तो जेडीयू या आरजेडी इन्हीं पार्टियों को होने वाला है, या किस तरीके से हम देखते हैं इस जीत को? देखिए, आरजेडी में तेजस्वी यादव के लिए एक धारणा ये बलवती होती जा रही है कि वो अपने पिता जैसे नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर पुत्र पिता जैसा हो। जब वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए थे तो उन्होंने कुछ अच्छे काम किए थे। इस चुनाव से, पिछले चुनाव में वो कुल 15,000 वोट से पीछे रह गए थे, लेकिन उसके बाद उनका ग्राफ यूँ आता गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फॉलो अप नहीं करते हैं। राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि आप कितने भी सिक्योरिटी में हो, लेकिन आपके दरवाजे मतदाताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए और कभी कभी शत्रुओं के लिए भी बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए। वो थोड़ी सी दिक्कत तेजस्वी के साथ है। फिर चुनाव थे और वो विदेश में थे, वो भी अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए। जिस प्रदेश पर गरीबी का अभिशाप किसी खाल पर जड़ी हुई सील की तरह चिपका हुआ हो, उसका विपक्ष का सबसे बड़ा नेता अगर वो जाता है, संवैधानिक तौर पर बुरा नहीं है, लेकिन मतदाता के उस पर असर पड़ता है, और टाइमिंग भी, और मतदाता के मानस पर असर पड़ता है इसका। लालू यादव हमेशा बहुत समझदार, बड़े इंटेलिजेंट और युग को अपने हिसाब से मोड़ने वाले नेता थे, लेकिन वो हमेशा भदेस रहे। आप क्या सोचती है कि लालू जी जो भी कहते करते थे, क्या वो अंदर से वैसे ही थे? लेकिन वो बार बार बिहारी जनता को ये मैसेज देते थे कि देखो हम तुम्हारी तरह हैं,
हम तुम्हारे नेता हैं। तेजस्वी न तो वहाँ के जेनजी को वो मैसेज दे पा रहे हैं, न वो बिहार के आम मैच्योर्ड मतदाता को ये मैसेज दे पा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो उनका माई समीकरण जो है वो तितर बितर हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने उसमें सेंध लगाई थी, कांग्रेस अगली हो सकती है। और और ये प्रशांत किशोर तो सबसे बड़ा मुद्दा हो अगर चुके हैं। प्रशांत किशोर और कांग्रेस मिल गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर तो बहुत बड़ा खतरा, या मैं ये कहूँगा कि एक बहुत दूसरी तो तरह की शक्ति बिहार में खड़ी हो जाएगी। बिहार की राजनीति पूरी तरह एम-वाई समीकरण, कुर्मी, कुशवाहा और उच्च जातियों के खांचों में बटी है। कायस्थ और शहरी उच्च जातियों के दबदबे वाली सीट पे प्रशांत किशोर की जीत का क्या बिहार में जातिगत राजनीति के अंत की शुरुआत माना जाएगा? चलिए इसके तीन सिनेरियो बनते हैं। सिनेरियो नंबर 1, तेजस्वी यादव माई समीकरण को इंटैक्ट अपने फेवर में रखे रहें और एक सर्टेन वर्ग की राजनीति करके एक सर्टेन स्टेटस बनाकर रखें। असदुद्दीन ओवैसी एक सर्टेन स्टेटस मेंटेन करें, 5, 7, 8 सीटों पर असर डालते रहें और बने रहें वहाँ पर। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन को मिलेगा। नीतीश जी निष्क्रिय हो रहे हैं, उसके कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन नीतीश जी अब उतने सक्रिय नहीं रहे हैं। उनके बेटे निशांत मंत्री हो गए हैं। मुझे लगता है अगर वो मंत्री नहीं होते तो जेडीयू के लिए ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि तब वो एक उस भूमिका में होते जो कंट्रोलर भी होता है और उनको ज़्यादा समय मिलता अपनी पार्टी को अलग तरह से खड़ा करने का और जोड़े रखने का। लेकिन अब वो मंत्री हो गए हैं। बहैसियत स्वास्थ्य मंत्री उनसे किसी को शिकायत नहीं है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन उनकी तुलना हर समय नीतीश जी से होती है। एक यशस्वी पिता का पुत्र होने की का खामियाजा तेजस्वी को भी भुगतना पड़ रहा है, राहुल गांधी को भी भुगतना पड़ता है, अभिषेक बच्चन को हाँ ऑफ कोर्स, और निशांत को भी भुगतना पड़ रहा है। निशांत कितना जेडीयू को एक रख पाएंगे? वो जो लवकुश का एक अद्भुत समीकरण नीतीश जी ने बनाया था वो कितना इंटैक्ट रहेगा, और जो उनका अपना कोर मतदाता है कुर्मी, वो उनके साथ कितना रहेगा? अगर वो थोड़े भी तितर बितर होते हैं तो प्रॉब्लम होगी। तीसरा सिनेरियो, प्रशांत किशोर इसी तरीके से रोटी, रोजगार और बिहार का मुद्दा उठाते रहें, और ये मुद्दे उन लोगों को सूट करते हैं जो लोग इसके शिकार होते हैं, जिनके लिए प्रतिदिन ये दुरूह चीज़ें हैं। दुर्भाग्य से बिहार में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रशांत ये कहते आए हैं कि 30 साल लालू नीतीश का राज रहा, कभी वो आमने सामने होते थे, कभी वो एक साथ होते थे। बिहार को मिला क्या? वो आंकड़े देते हैं। अगर वो ये बात बहैसियत एमएलए सदन से सड़क तक यथावत उठाते रहे, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में एक परिवर्तन होगा इससे। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी हार जाएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तेजस्वी यादव गायब हो जाएंगे, लेकिन बिहार की राजनीति में एक परिवर्तन होगा। प्रशांत किशोर जिस तरीके से बोलते हैं, जितने आक्रामक ढंग से बोलते हैं, क्या सदन में पहुंचने के बाद वहां के सीएम की दिक्कतें बढ़ सकती हैं, भले ही एक आदमी हो? देखिए, मैं इसे सम्राट चौधरी की चुनौती के तौर पर अभी नहीं ले रहा हूँ, न सदन के अंदर न बाहर। लेकिन जिस राजनीति और जिस प्रोस्पेक्ट की बात प्रशांत किशोर से जुड़ी जाती है, तो हमने इसके तमाम उदाहरण पहले देखे हैं। प्रफुल्ल कुमार महंता जब आए तो ऐसा लगा जैसे कि असम से क्रांति की शुरुआत हुई और एक युवा क्रांति हर जगह हो जाएगी। जेपी की क्रांति से भी तमाम बड़े महावीर निकले थे, लालू यादव, नीतीश कुमार, प्रकारांतर से मुलायम सिंह जी, ये लोग भी बड़ी लंबी सामाजिक परिवर्तन की बात करके आए थे। क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ आप लोगों के सामने है। यूपी कोई ऐसा अमीर प्रदेश नहीं बन गया था इन लोगों की हुकूमत में, और बिहार और गरीब हो गया। तो ये अब प्रशांत किशोर ये बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आए थे, वैकल्पिक राजनीति का नारा उनका दिया हुआ है।
वो कोई भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप किसी पर भी लगता था तो कहते जी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए जी। जब उन पर लगा जेल चले गए तब भी उन्होंने नया इतिहास ही कर दिया, जेल से ही मुख्यमंत्री का ऑफिस चलाने की कोशिश की और इस्तीफा नहीं दिया। भाई अगर ये लॉजिक आपका है कि मैं मोदी जी की राजनीति नहीं सफल होने देना चाहता था इस्तीफा देके, तो ये कम से कम दूसरों को भी तो ये अवसर दिया होता कि वो आपकी राजनीति नहीं सफल होने देना चाहते थे। बिल्कुल। तो अब प्रशांत कितने दिन अपनी नीति और नियत ऐसे ही साफ रख पाएंगे, इसकी परीक्षा उनके सामने भी है। जी, आखिरी सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने जो बांकीपुर में कर दिखाया, क्या वो बिहार के किसी और इलाके में कर पाएंगे? क्योंकि मैं बार-बार मुझे लग रहा है कि शायद ये एक इंस्टेंट हो गया कि कॉकरोच का प्रोटेस्ट यहाँ था, वहां पे लोगों ने उन्हें वोट दे दिया, विकास, ग्रोथ, लेकिन क्या सच में हम जाति के उस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? प्रतिभा, सवाल बहुत अच्छा है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिता ने मेरे नाम के आगे सरनेम नहीं लगाया था। मेरे 2 छोटे भाई बहन बाद में पैदा हुए, सरनेम नहीं लगाया। मेरे पिता मानते थे कि जब मैं बड़ा होऊंगा तब इस देश में जाति प्रथा समाप्त हो चुकी होगी, और जाति प्रथा समाप्त हो गई क्या? अब मैं जिस उम्र में हूँ, एक तरह से मैं कह सकता हूँ मैंने भारत को पनपते आगे बढ़ते देखा है। थोड़ा बड़ा विनम्र योगदान हम लोगों का भी है, हर भारतीय की तरह, किसी विशिष्ट व्यक्ति की तरह नहीं। लेकिन ये मलाल मेरे पिता को होता होगा, मैंने भी अपने बच्चों के आगे सरनेम नहीं लगाया कोई। मुझे भी होता है, वो भी काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं, दोनों प्रोफेशनल्स हैं, और मुझे मेरी बहू भी प्रोफेशनल है, हालांकि वो सरनेम लगाती है। तो मैं यही कहता हूँ कि जाति प्रथा हजारों साल से चल रही है, जाति प्रथा समाप्त नहीं हो जाएगी, लेकिन जाति प्रथा एक कुरीति की भांति अगर भारतीय राजनीति को खा रही हो, अगर उसकी जकड़न ढीली पड़ सके तो अच्छा होगा। जातियाँ समाप्त हो जाए तुरंत, ऐसी मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, जातियाँ बनी रहें, लेकिन जातीय गौरव के नाम पे पिंडारी हुकूमत न करें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कम से कम आने वाले दिनों में हमें कुछ बदलाव तो जरूर देखने को मिलेंगे। एक उम्मीद तो है, और उम्मीद से ही दुनिया बदलती है। शशि शेखर से सवाल के इस सेगमेंट में आज हमारे साथ सवाल पूछने के लिए है मशहूर शायरा शबीना अदीब। तो आइए देखते हैं कि वो क्या सवाल पूछती हैं। नमस्कार, मैं शबीना अदीब। शशि शेखर जी, हम दोनों का फन स्याही और कागज से जुड़ा हुआ है। मैं मानती हूँ कि मेरे अल्फाज इंसान की फिक्र को अच्छा और समाज को खूबसूरत बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी कलम से निकले हुए शब्द एक आम आदमी की सोच में कितना बदलाव ला सकते हैं? शबीना जी नमस्कार, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए भाई, आप लोग साहित्यकार लोग हैं, शायर और अदीब दुनिया बदलते हैं। हबीब जालिब को जब अयूब के कहने पर लाहौर की जेल में बंद कर दिया गया और पर बड़ी ममानियत लगा दी गई कि कोई भी कागज़ नहीं होगा उनके पास, कोई भी कलम नहीं होगी वगैरह वगैरह, तो उन्होंने जेलर से कहा कि देख, तू कुछ भी छीन ले मुझसे, मैं एक शेर पढ़ूंगा, तेरा सिपाही याद कर लेगा, वो सिपाही जाकर शहर के चौराहे पर बताएगा, और 1 से 2, 2 से 3 आगे बढ़ती चली जाएगी बात, तू मेरे विचार को नहीं रोक सकता है। हबीब जालिब की तरह आप लोग भी अपने अल्फाज से, अपने अंदाज से लोगों पर असर डालते हैं। हम अखबार वाले हैं, हमें सच बोलना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा आप झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें सच बोलना पड़ता है। सच कभी कभी बहुत तकलीफ़ देता है, और वो तकलीफ़ जो है हमें आपसे अलग करती है। आपकी जो तकलीफ़ें हैं एक खूबसूरत अल्फाज के रूप में सामने आती हैं। हमें समाज की तकलीफ़ों को जस का तस पेश करना पड़ता है, तब भी हम असर डालते हैं। हम आज भी इंस्टेंट जस्टिस आम इंसान को दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। हमने एक आंदोलन चलाया, नैनों के दीप जलाओ, और उस समय 70 से ज़्यादा लोगों की आंखों में रेटिना प्रत्यारोपित किया गया।
मेरे पास 18 साल की एक बच्ची का ऑडियो रखा है, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा था, अंकल जी आपकी वजह से मैं पहली बार दिवाली देख पा रही हूँ। तो हमें भी कभी कभी कुछ सुकून के लम्हे मिलते हैं। हमें गालियाँ चाहे जो भी पड़ें, लेकिन ये सच है, लोगों के आंसू पोंछने में, लोगों को का रास्ता हमवार करने में, लोगों की ज़िंदगी आसान करने में और सोए हुए प्रशासनों को जगाने में हम हर रोज़ अपनी रातें काली करते हैं। शुक्रिया।